चैप्टर हाइड्रोजन के इस फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ ऐसा यूनिक कंटेंट नहीं है जिससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है नीट में, इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से, विच इज़ अ क्वेश्चन ऑफ एम्बिग्यूटी फॉर वैलिड रीजन्स। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। On one hand, it is similar to alkali metals electronic configuration NS1, and on the other hand halogens के साथ भी रिजेंबल करता है जिनकी NS2 NP5 होती है और एक इलेक्ट्रॉन की जिनमें कमी होती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने में। देयरफॉर हाइड्रोजन रिजेंबल्स alkali metals which lose one electron to form uni positive ions and which halogens also which gain one electron to form uni negative ions। तो इसलिए इसकी पोजीशन में एम्बिग्यूटी है कि इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस किया जाए, एल्कली मेटल्स के साथ या फिर हेलोजेंस के साथ। लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म ऑक्साइड्स, हलाइड्स एंड सल्फाइड्स। तो ऑक्साइड्स, हलाइड्स, सल्फाइड्स में ऑक्सीजन, हेलोजेंस और सल्फर का नेगेटिव चार्ज होता है और एल्कली मेटल्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब इसके साथ फॉर्म करता है कंपाउंड्स तो उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन शो करती है द क्लोजनेस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल्स। जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर, तो उनकी फॉर्मेशन हाइड्राइड शो करते हैं क्लोजनेस ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन से। However, unlike alkali matter, it has very high ionization enthalpy। तो ये हम जानते हैं कि alkali metals सबसे पहले आते हैं लेफ्ट मोड एक्सट्रीम पे पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट से राइट जैसे हम जाते हैं वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, तो सबसे कम होगी हमारे alkali metals की, एंड हाइड्रोजन की हाई होती है, इसलिए अनलाइक alkali metal यहाँ पे दिया गया है। एंड डज नॉट पोजेस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर बोल रहा है, रूम टेम्परेचर पे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता। मेटल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है भाई, यूनी पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, एंड इन जनरल पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं मेटल्स। ये पॉजिटिव तो फॉर्म करेगा जब H2 मॉलिक्यूल टूटेगा, जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा डाई एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। एंड आगे आप देखेंगे ऐसा पॉसिबल होता है अराउंड 5000 केल्विन टेम्परेचर पे, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है ना कंडीशन, तो इसलिए नॉर्मल कंडीशन पे मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन रिजेंबल्स मोर विद हेलोजेंस। लिथियम की 520 होती है, फ्लोरीन की 680 आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रोजन की 1312। ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हेलोजेंस से ज़्यादा क्लोज होती है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। लिथियम का यहाँ पे और फ्लोरीन का एग्जांपल इसीलिए लिया गया क्योंकि ये सबसे पहले एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स में और हेलोजेंस में। हाइड्रोजन की इनके साथ क्लोजनेस इसलिए दिखाई जा सकती है क्योंकि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर कम होता है ना, तो हेलोजेंस और अल्कली मेटल्स में जिनका नंबर सबसे कम होगा इसलिए उनके साथ इनकी एसोसिएशन दिखाई गई है। एंड इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हेलोजेंस से ज़्यादा इसलिए रिजेंबल करती हैं क्योंकि एक नॉन मेटल होता है। ये हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से जानते हैं, पीरियोडिक टेबल जहाँ पे दी हुई है कलर इसका नॉन मेटल्स के जैसा शो किया गया, तो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हेलोजन से मैच करती है। लाइक हेलोजेंस इट फॉर्म डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स लाइक F2Cl2 H2 भी होता है एंड कंबाइंस विद एलिमेंट्स टू फॉर्म हाइड्राइड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो ये सब चीज़ें इसकी क्लोजनेस शो करती है हेलोजेंस के साथ, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं एल्कली मेटल्स, इनका एग्जांपल है वो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं ज़्यादातर। अगर कोवलेंट कंपाउंड बना रहा है बहुत सारे हाइड्रोजन तो ये इनकी हेलोजेंस के साथ क्लोजनेस शो करता है। हावर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी इट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू हेलोजेंस। अब इसका रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड वो टूटता है H2 मॉलिक्यूल का अराउंड 5000 केल्विन टेम्परेचर पे, एंड बॉन्ड जब टूटेगा तभी ये रिएक्शन शो करेगा, तो इसीलिए ही हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कम होती है। एंड इवन जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड 435 के अराउंड होती है सिंगल बॉन्ड के लिए, किन्हीं भी दो सेम एलिमेंट्स के बीच मैक्सिमम होती है हाइड्रोजन के लिए। दिस शोज हाउ द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लीस्ट एज कम्पेयर टू हेलोजेंस। Loss of electron from hydrogen atom results in nucleus H plus which has size of Fermi meter 10⁻³ 10⁻12 पी को मीटर में ऐड किया तो फर्मी मीटर हो जाएगा,
न्यूक्लियस का साइज होता है इतना फर्मी मीटर में, ये हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी जानते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द एटमिक एंड आयनिक साइजेस। एटमिक साइज क्या होता है, ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है, एंगस्ट्रॉम के साइज होता है 200 पिकोमीटर, इसको 2 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली एंगस्ट्रॉम की बात हो रही है यहाँ पे। उसके कंपैरिजन में देख सकते हैं आप 10⁵ टाइम्स ये छोटा होता है न्यूक्लियस का साइज, तो इसलिए इसको एक्सट्रीमली स्मॉल बोला है। एज अ कंसिक्वेंस H+ डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अदर एटम्स और मोलिक्यूल्स। ये चीज़ हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस की थी, जहाँ पे H+ और OH- में टूटता है वाटर, तो H+ क्यों फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता एंड बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड क्यों होता है, क्यों एक छोटी एंटिटी इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये हमने वहाँ भी डिस्कस कर लिया था, इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये वही चीज़ यहाँ पे बताई है। दिस इज दस इट इज़ यूनिक इन बिहेवियर एंड देयरफॉर इट इज़ बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल। यूनिट 3 यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से हमें पता है कि टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सेपरेट पोजीशन होती है हाइड्रोजन की, एंड यूनिक बिहेवियर इसलिए क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो सिर्फ उसका न्यूक्लियस बचे, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ही है, क्योंकि बेसिकली एक ही प्रोटॉन सिर्फ हाइड्रोजन में ही होता है, तो इसलिए इसकी बिहेवियर यूनिक है सभी एलिमेंट्स में, इसलिए इसकी पोजीशन भी सेपरेट है, यूनिक है पीरियोडिक टेबल में। नाउ डाई हाइड्रोजन की अकरेंस is the most abundant element in the universe. 70% the total mass of the universe is contributed by this. तो आप जानते हैं कि यूनिवर्स छोड़िए सारा, अपनी गैलेक्सी की बात कर लेते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी उसको बोलते हैं, नाम नहीं याद रखना है, उसमें इतना आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वो सन होता है, एंड सन में उसकी जो एनर्जी का रीज़न होता है, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन ओनली। तो सन पूरा भरा होता है हाइड्रोजन से, तो सबसे बड़ी चीज़ हमारी गैलेक्सी की है सन, और सन हाइड्रोजन से भरा होता है, इसे आप याद रखेंगे। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन होता है। ये एग्जैक्ट परसेंटेज आपको ऐसे याद रह जाएगी कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो क्लास 7 बायोलॉजी में आता है उसमें हमने देखा था ऑन एन एवरेज 70% वाटर होता है ह्यूमन बॉडी यानी टिश्यूज़, लिविंग टिश्यूज़ के अंदर। तो वाटर H2O होता है, तो उसमें H2 आ रहा है, तो इसे आप देखेंगे यूनिवर्स में टोटल 70% होता है हाइड्रोजन। इट इज़ द प्रिंसिपल एलिमेंट इन द सोलर एटमॉस्फेयर। तो यही रीज़न है क्योंकि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो प्राइमरी एग्जिस्ट करता है, यानी प्रिंसिपल एलिमेंट इसको बोल सकते हैं। जायंट प्लैनेट्स सच एज जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन। तो इसीलिए ही तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं यूनिवर्स में मोस्टली हाइड्रोजन ही कंसिस्ट करती है। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि जायंट प्लैनेट कौन से हैं। जी से जायंट आ रहा है एंड जे से जुपिटर स्टार्ट हो रहा है, तो जी और जे एक साथ साउंड कर रहे हैं, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। एंड सैटर्न में आता है AT और जायंट में ANT आता है, तो AT और ANT अगेन सिमिलर ये साउंड करते हैं। तो सैटर्न और जुपिटर जायंट प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट्स ये होते हैं, आप ऐसे याद रख पाएंगे। हाउएवर ड्यू टू इट्स लाइट नेचर इट इज़ मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर एंड इन द कंबाइंड फॉर्म इट कंस्टिट्यूट 50.4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड ओशियंस। तो एलिमेंट्स में सबसे कम मास सिर्फ हाइड्रोजन का ही होता है, क्योंकि इसका एटमिक नंबर सबसे कम है, तो एटमिक मास भी सबसे कम होगा। तो इसका मास क्योंकि सबसे थोड़ा है, तो इसलिए अर्थ एटमॉस्फेयर ये उड़ जाता है, ये ग्रेविटी इसको ज़्यादा पकड़ नहीं पाती। जिसका मास ज़्यादा होता है उसी पर ज़्यादा फोर्स लगा पाती है ना ग्रेविटी, इस पे नहीं लगती क्योंकि इसका मास कम है। ये पॉइंट आने भी वाला है इवोल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12 बायोलॉजी का वो चैप्टर है कि क्यों हाइड्रोजन वहाँ से उड़ जाती है। अर्ली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, रीज़न यही था क्योंकि लाइट नेचर होता है इसका। अब इसके एग्जैक्ट परसेंटेज भी आपको याद रखनी है, 0.15% बाय मास अर्थ एटमॉस्फेयर में इसकी अबंडेंस होती है। हम 3 चीज़ें तो ऑलरेडी जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको बताया था। 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, उसके अलावा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उससे भी ज़्यादा है ये 0.15%, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है ना यूनिवर्स में, तो CO2 से तो ज़्यादा होगी। तो ये 4 वैल्यूज़ आपको रटी होनी चाहिए, 78, 21, 0.15% एंड 0.03%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंबाइंड फॉर्म में भी इसकी परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। आप ये देखेंगे P ब्लॉक चैप्टर में, जो कि आगे आने वाला है S ब्लॉक से आगे, क्लास 11 केमिस्ट्री में ही।
कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में होता है ऑक्सीजन, 45% उसकी है परसेंटेज। उसके बाद 27% के अराउंड होता है सिलिकन, एंड 8.3% एल्यूमिनियम की अबंडेंस है अर्थ क्रस्ट में। वो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का माना जाता है। तो इसकी 15.4% दिख रही है आपको, तो 27 से कम, ये 8 से ज़्यादा है ना, तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट अर्थ क्रस्ट में ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ओशियंस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओशियन, जिसमें वाटर होता है H2O। अर्थ क्रस्ट में इसकी अबंडेंस बहुत ही कम होती है, ओशियंस में मोस्टली होती है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया, सरफेस ऑफ द ग्लोब, अर्थ के सरफेस पे थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, क्योंकि 27 के बाद आता है 15.4। लेकिन अगर बात करें सिर्फ अर्थ क्रस्ट की, तो उसमें थर्ड मोस्ट अबंडेंट है एल्यूमिनियम 8.3% के साथ। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको। अर्थ क्रस्ट सॉइल की बात करता है, एंड अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ बोथ थिंग, सॉइल भी और वाटर भी। तो इसलिए अर्थ सरफेस की अगर बात की जाए तो उसमें थर्ड मोस्ट अबंडेंट है हाइड्रोजन, एंड अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो उसमें एल्यूमिनियम है। इन द कंबाइंड फॉर्म बिसाइड्स इन वाटर इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ये तो हमने बात की ही, 70% होता है वाटर, एंड वाटर में H2 होता ही है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, हाइड्राइड्स इंक्लूडिंग हाइड्रोकार्बन्स, मैनी अदर कंपाउंड्स, तो इन सब में ये होता है, ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट शुगर का फॉर्मूला या ग्लूकोज आप जानते हैं, उसमें हाइड्रोजन होता है। प्रोटीन्स में NH2 ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है, R ग्रुप है, सब में ही हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्राइड्स में तो होगा ही, हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों नाम से क्लियर हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अबंडेंस होती है हाइड्रोजन की। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे कंसेप्ट लग नहीं रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, एंड ये इन जनरल बात आप जानते हैं, इन सब में पाया जाता है हमारा हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जानती होंगे, जिनका एटमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटमिक मास डिफरेंट होता है। आइसो मीन्स सेम। 3 आइसोटोप्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। एंड इन तीनों की क्लासिफिकेशन इस हिसाब से है कि इन तीनों के न्यूक्लियस में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटियम के अंदर, जैसा कि नाम बता रहा है, प्रो से प्रोटॉन, आपको याद रखना है कि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं। H1 ये होता है प्रोटियम। उसके बाद ड्यूटेरियम, ड्यू से 2 आप याद रखेंगे कि 2 चीज़ें हैं इसके न्यूक्लियस में, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। H2H1 हो गया ड्यूटेरियम, और इसको D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ट्रीटियम, मीन्स ट्राई, 3 से स्टार्ट हो रहा है ये, तो इसमें 3 होंगे टोटल, 2 न्यूट्रॉन होंगे और 1 प्रोटॉन। बेसिकली जो इंक्रीज कर रहा है नंबर वो न्यूट्रॉन्स का ही है। आइसोटोप्स डिफर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड ये क्लियर भी होना चाहिए आपको, क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं। प्रोटॉन का नंबर तो इनमें सेम होगा, एटमिक नंबर सेम है क्योंकि, तो इसलिए जो डिफरेंट इनको बना रहा है न्यूक्लियस में, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, अगर एक सेम हो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो न्यूक्लियस ही, न्यूट्रॉन ही डिफर कर रहा होगा। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूटेरियम उसको हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हैज़ 1, एंड ट्रीटियम हैज़ 2 न्यूट्रॉन्स। इससे जो वाटर बनता है D2O, उसको हैवी वाटर इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इटसेल्फ को हैवी बोला जाता है, ड्यूटेरियम वाले को। एक बेसिकली इसका मास ज़्यादा होता है ना, उससे अपना प्रोटियम से इसका मास ज़्यादा होता है, इसलिए हैवी बोलते हैं। डबल मास होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्रोटॉन के, ऑलमोस्ट मान सकते हैं आप 2 प्रोटॉन्स इनमें है न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का थोड़ा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से मास, तो इसलिए हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। अब आप पूछेंगे कि ट्रीटियम को क्यों नहीं बोलते हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, इसकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हम स्टडी कर ही नहीं सकते, ये आगे देखेंगे आप, तो बदलती रहती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, इसलिए स्टडी नहीं करते हाइड्रोजन, इसलिए ड्यूटेरियम को ही बोलेंगे। यूरे गोट नोबल प्राइज फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ मास नंबर 2 बाय फिजिकल मेथड्स। तो सबसे पहले तो मास नंबर 2 होता है ड्यूटेरियम का। यूरे ने ड्यूटेरियम डिस्कवर किया था, ना कि प्रोटियम और ट्रीटियम, ये आपको याद रखना है। एंड ड्यूटेरियम में ER आता है, एंड ERI बेसिकली एरे, एंड यूरे में भी REY आता है, यानी RE एक साथ आ रहे हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि यूरे ने ड्यूटेरियम डिस्कवर किया था इन तीनों से
क्योंकि RE ट्रिटियम में ना ही आता है ना ही प्रोटियम में आता है। जी हाँ। अब कौन से मेथड से? फिजिकल मेथड से। यूरे के एंडिंग में Y आता है और फिजिकल में भी Y आता है, केमिकल में कहीं नहीं आता। तो इसे आप याद रखेंगे कि फिजिकल मेथड से उन्होंने सेपरेट किया था, ना कि केमिकल मेथड से। द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्रोटियम इज द प्रोटियम। ये तो हम जानते हैं कि H2 प्रीडोमिनेंट है इन सब में, इसी की अबंडेंस सबसे ज़्यादा, ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमने जो एग्जांपल दिया था सन में जो रिएक्शंस होती हैं वो प्रोटियम की ही होती हैं, H वाले हाइड्रोजन की, ना कि D और T ट्रिटियम। तो प्रोटियम है मोस्ट अबंडेंट प्रीडोमिनेंट फॉर्म। टेरेस्ट्रियल हाइड्रोजन कंटेन्स 0.0156% ऑफ द ड्यूटेरियम मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ HD। तो सबसे पहले तो ये इसकी परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। 0.15% थी हमारे हाइड्रोजन की एटमॉस्फेयर में परसेंटेज, उससे 10 टाइम्स ये कम है। जी हाँ, ये 10 टाइम्स कम है। तो ड्यूटेरियम से 10 आपको याद रखना है। तो 10 टाइम्स कम होती है ड्यूटेरियम की परसेंटेज, ऐसे आपको याद रख सकते हैं ड्यूटेरियम से। एंड दूसरी बात, ये D2 की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता। हाइड्रोजन जो प्रोटियम है वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये D2 की फॉर्म में नहीं करता, ड्यूटेरियम HD की फॉर्म में करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसको आप ऐसे याद रखिए कि इसका तो एब्रीवेटेड फॉर्म का एक्सपेंशन आप जानते हैं, हाई डेफिनेशन इसको बोलते हैं HD को, लेकिन D2 का आप कोई भी एब्रीवेटेड फॉर्म किसी की होती है आपको नहीं पता। तो इसलिए ड्यूटेरियम HD की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, D2 की फॉर्म में नहीं, आपको ऐसे याद रखना है। ट्रिटियम कंसंट्रेशन इज अबाउट 1 एटम पर 10 टू द पावर 18 एटम्स ऑफ प्रोटियम। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों की ही, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटियम बताई जा रही है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट है। पहले की हमने देख लिया, अब ट्रिटियम की देखिए, इसके नाम से आप इसकी कंसंट्रेशन बता सकते हैं, अबंडेंस कितनी है। ट्राई से 3 आपको लिखना पहले, T से फिर अगेन 3 लिखना, और उसके बाद UM में 2 अल्फ़ाबेट बच गए, तो इसके लिए आपको 2 लिख लिया। अब 3 3 9 दूनी 18 हो जाते हैं। तो ऐसे आप याद रखेंगे 10 टू द पावर 18 एटम्स जब प्रोटियम के हमारे पास होते हैं, तो उनमें संभावना होती है कि एक एटम ट्रिटियम का होगा। ये कंसंट्रेशन होती है किसी भी जगह पे ट्रिटियम की, यहाँ पे प्रोटियम हो सकता है। अबंडेंस ऑफ ट्रिटियम of these isotopes only tritium is radioactive and emits low energy beta minus particles of half life this। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2021 में कि क्या एमिट करता है ट्रिटियम। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिटियम ही, इन तीनों में ओनली ट्रिटियम ही रेडियो एक्टिव क्यों होता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होता है जिसके न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं बेसिकली न्यूक्लियस में। तो जिसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है उसका न्यूक्लियर मास, वो फिर डीके करता है, इसको रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स सिर्फ ट्रिटियम में ही है, तो इसलिए इन तीनों में सिर्फ एक ट्रिटियम ही रेडियो एक्टिव होता है। ओनली 1 होता है ऐसा बोल रहा है ना, इन तीनों में सिर्फ एक ही है। तो अगर आपको सेलेक्ट करना है तीनों में से कौन सा होगा, तो वो ट्रिटियम ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें है। अब दूसरी बात, ये एमिट क्या करता है, बीटा माइनस पार्टिकल एमिट करता है। ये न्यूक्लियाई चैप्टर में हम देखेंगे, क्लास 12 बाय फिजिक्स में जो आता है 13 चैप्टर। बीटा माइनस डीके कब होता है, जब न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं न्यूक्लियस में, जो इस केस में होता है ट्रिटियम के केस में न्यूट्रॉन्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटॉन्स में इस बीटा माइनस डीके में। दैट्स वाई बीटा माइनस डीके हैपन्स विद ट्रिटियम ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड दीज बीटा माइनस पार्टिकल्स आर लो एनर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली हाई एनर्जी कब रेडियो एक्टिव डीके जब होता है, बीटा माइनस पार्टिकल निकलते हैं। इसके लिए आपको इसका एग्जैक्ट फिनोमेना पता होना चाहिए। कोलिजन बेसिकली ये होता है, रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को इससे एसोसिएट किया जा सकता है। एंड वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कोलिजन के बारे में आता है। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ये दोनों एसोसिएटेड होते हैं कोलिजन में। तो जिस ये जो हमारा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है उसका मास अगर ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, एंड उतने ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वो फेंक पाएगा जो पार्टिकल्स उससे रिलीज होंगे। यहाँ मास ही बहुत कम है ट्रिटियम का, 3 ही इसमें न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उनका फिर ज़्यादा मोमेंटम होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से फेंके जाएंगे। तो इसलिए
काइनेटिक एनर्जी इनकी लो होती है, लो एनर्जी बीटा माइनस पार्टिकल्स की, क्योंकि मोमेंटम ही बहुत कम होता है ट्रिटियम एटम का। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे ये भी आपको याद रखनी है, इसके हाफ लाइफ कितना होता है रेडियो एक्टिव ट्रिटियम का, इट इज़ 12.33 ईयर्स। एंड इस ये जो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ना इस चैप्टर में, परसेंटेज आ गई, ये ऐसे दिए हुए हैं जो आपको जो याद कर सकते हैं आप, उनका लिंक आपको दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा, अब 12.33 में देखें 12 आ रहा है, पॉइंट उसके बाद 33 आ रहा है, 12 + 3 = 15 + 3 = 18, अगेन ये 18 नंबर हो रहा है यहाँ पे। तो 12.33 ईयर्स, ये परसेंटेज आप यहाँ ईयर्स हाफ लाइफ यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अब ये टेबल दी हुई है आपको एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन और उसके आइसोटोप्स की। इसमें यहाँ तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वो इसके मास से रिलेट की जा सकती हैं तीनों के। जैसे जैसे मास इंक्रीज़ कर रहा है बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज़ करेंगी। ये परसेंटेज ऑफ कोर्स कोई रिलेट नहीं कर सकती मास से, बाकी सारी प्रॉपर्टी मास से करेंगी। एंड 99.9% ये होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। 0.015% होता है ड्यूटेरियम, ये भी हमने देखा। एंड यहाँ पे परसेंटेज दिया 10 तो -15, ऊपर था -18। अब ये इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, परसेंटेज में दी हुई है। यहाँ पे एग्जैक्टली एटम्स दिए हुए थे, यहाँ पे परसेंटेज दी हुई है। परसेंटेज वो होती है जो जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -18 को 100 से मल्टीप्लाई किया -16 आएगा। -16 और -15 में ज़्यादा अंतर नहीं होता, तो इससे आप समझ सकते हैं ट्रिटियम की अबेंडेंस। बाकी सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, रिलेटिवली इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि मास इंक्रीज़ कर रहा है हाइड्रोजन से ट्रिटियम तक। यहाँ आपको देखना है अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ तक भी इंक्रीज़ करेंगी। 435 443 द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आल्सो मास इंक्रीज होने से। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस देखिए एग्जैक्टली सिमिलर है, ये साइज पे क्योंकि डिपेंड नहीं करता। इंटर न्यूक्लियर डिफरेंस डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है हमारे न्यूक्लियस से, वो किसी भी एटम की साइज डिफाइन करता है, फिर उससे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकलता है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसलिए क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन तो सब में एक ही होता है ना, तो इसलिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन सब दोनों में सेम होगा, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैंने मार्क करा हुआ है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसे ही इसकी भी ट्रेंड होता है, हेलोजन्स के साथ ये मैच करती है हाइड्रोजन की, यानी ये भी नेगेटिव होगी, हेलोजन्स की भी नेगेटिव होती है, लेकिन क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है हेलोजन से, तो इसलिए नेगेटिव में इसकी वैल्यू उनसे कम होगी। 300-400 के अराउंड होती है हेलोजन्स की, ये आप देखेंगे क्लास 12 पी ब्लॉक चैप्टर में, तो उनसे कम होगी। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, रिलेटिवली कम होगी। एंड नेगेटिव होगी क्यों? क्योंकि रिजेंबल करती है हाइड्रोजन हेलोजन से। एंड कम होगी क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती है। ये 2 पॉइंट पता होना चाहिए, ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस टेबल 9.1। सिंस द आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में एक ही है ना, they have almost the same chemical properties, the only difference is in the rate of reaction, mainly due to the different enthalpy of bond dissociation। तो ये हमने पीछे देखा, मैंने आपको बता भी दिया था, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ड्यूटेरियम केस में ज़्यादा होगी क्योंकि मास ज़्यादा होता है, एंड थोड़ी सी कम होगी हाइड्रोजन के केस में। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जितना ईजिली बॉन्ड टूटेगा, रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी इसलिए ड्यूटेरियम की कम होती है हाइड्रोजन से, क्योंकि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हावर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आइसोटोप्स डिफर कंसिडरेबली ड्यू टू देयर लार्ज डिफरेंस इन मास डिफरेंसेस की वजह से। तो ये आई थिंक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस की जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्फ्लुएंस करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो कंसीडरेबली डिफरेंट होंगी इनमें, क्योंकि लार्ज मास डिफरेंस है भाई, डबल हो रहा है। प्रोटियम से ड्यूटेरियम का डबल हो रहा है, ट्रिटियम का ट्रिपल हो जा रहा है, तो डेफिनेटली मास डिफरेंस ज़्यादा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंसीडरेबली डिफरेंट होंगी। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उतना डिफरेंस नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, वो तो एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन डिफर करेगी हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में। ट्रिटियम में तो रिएक्शन कोई हमें कुछ स्टडी करनी ही नहीं होती है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है।
एंड इन दोनों में डिफरेंस इसलिए क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है इन केस ऑफ ड्यूटेरियम। नाउ प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन H2 एंड जो दूसरा हमारा इसका आइसोटोप है D2 तो हमें पढ़ना ही नहीं है, HD भी नहीं हमें पढ़ना है। रीज़न बेसिकली ये है उसका उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा है, वाटर के बारे में, हैवी वाटर के बारे में बताया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन है, एक दो जगह यूटिलाइज होता है, उसके एप्लीकेशन है, इसलिए उसके बारे में बता दिया जाता है। वैसे ड्यूटेरियम के बारे में ना ही ट्रिटियम के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस किया गया है। अबंडेंस क्योंकि H2 की ही सबसे ज़्यादा होती है नेचर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये ही यूज़फुल आता है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इसी की डिस्कस किए गए हैं। प्रिपरेशन है सबसे पहले, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट HCl। ये रिएक्शन हम रेडॉक्स रिएक्शन में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड जिंक होता है एक मॉडरेट टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड्स से भी और स्टीम से भी निकाल सकता है ये हाइड्रोजन को। एसिड से निकालना तो बहुत ही आसान होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐसा कर सकते हैं, तो जिंक तो करेगा ही, तो H2 को रिप्लेस कर देगा ये HCl से, वहाँ भी हमने पढ़ी थी ये रिएक्शन। एंड ग्रैन्युलेटेड जिंक यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि जब ग्रैन्यूल्स में किसी भी मेटल को आप तोड़ देते हैं या फिर किसी भी कैटलिस्ट को, तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में देखें, जहाँ पे जब सरफेस इंक्रीज कर दिया जाता है ना रिएक्शन का, जो मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं उनका, तो रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इसलिए ग्रैन्युलेटेड में सरफेस इंक्रीज होगा जिंक का, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्काली एंड जिंक से फिर एक्वस एल्काली मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सोडियम जिंकेट बन जाएगा। ऐसी ही एक रिएक्शन हम स्टेट्स ऑफ मैटर की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है एल्काली जी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2, क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं एल्यूमिनियम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, इसलिए NaAlO2 बना उसका फॉर्मूला। इसका Na2ZnO2 इसलिए बना क्योंकि जिंक की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, जो कि इसमें आ रही है, तो इससे आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा Na2ZnO2। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रही है, देखिए इसमें Na सोडियम है, ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। सोडियम और ऑक्सीजन तो सोडियम जिंकेट में जिंक के साथ एसोसिएटेड हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन बच रहा है, वो दोनों कंबाइन करके बना रहे हैं H2, इसलिए यहाँ पे H2 रिलीज हो रहा है। तो दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्काली। तो जिंक दोनों के साथ ऐसा कर रहा है, बेस से भी हाइड्रोजन निकाल रहा है और एसिड से भी HCl से भी। ये है लेबोरेटरी प्रिपरेशन डाई हाइड्रोजन की, एंड ये हमने देखा भी था रेडॉक्स रिएक्शन में। HCl से अगर प्रिपेयर करना है आपको लैब के अंदर प्रिपेयर करना है, तो उसका HCl का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे लैब आया है। एंड एसिड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ऐसे उसने बता दिया, तो सिमेट्रिकली बेस से भी ऐसे ही प्रिपेयर होता है, इसलिए बेस का भी यहाँ पे प्रिपरेशन दिया है लैब के अंदर साथ में ही। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो यहाँ पे बताया गया है। कॉमनली यूज प्रोसेसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स गिविंग हाइड्रोजन। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस यानी लाइसिस होता है टूटना, तो वाटर जब टूटेगा तो दो एलिमेंट से मिलकर बनाइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो उन्हीं में डिसोसिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में लाइसिस किया जा रहा है वाटर का। अब यहाँ पे आपको कौन से इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं ये भी याद रखना है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है जिसमें AT आता है, प्लैटिनम में भी आता है AT, तो इससे आप याद रखेंगे कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। वैसे 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हाइड्रोजन की रिएक्शंस में किया जाता है, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। इन तीनों में AT सिर्फ प्लैटिनम में आता है, इससे आप याद रखेंगे कि वाटर के केस में प्लैटिनम आएगा। एंड ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं बेसिकली, जो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, D ब्लॉक हैं ये, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे वाटर की, ट्रेसेस ऑफ एसिड और बेस की प्रेजेंस में। एसिडिफाइड वाटर बोल रहा है, एंड ये हमने पीछे देखा था रेडॉक्स रिएक्शंस में कि एसिड से निकालना हाइड्रोजन रिलेटिवली आसान होता है एज कंपेयर टू स्टीम और कोल्ड वाटर।
तो यहाँ पे इसलिए एसिडिफाइड किया जा रहा है वाटर को, ताकि इससे हाइड्रोजन को निकालना और आसान हो। तो इसलिए यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर एंड ट्रेसेस ऑफ एसिड बेस यहाँ पे बताया जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो बेस भी लिया गया है एसिड के साथ, तो ट्रेसिस लिया गया है यहाँ पे। एसिड अगर आप सीधे सीधे लेंगे तो सीधे तो H प्लस एनवायरनमेंट दे देगा और एसिडिक वाटर हो जाएगा एसिडिफाइड। लेकिन अगर आप बेस भी लेंगे थोड़ा सा, तो वाटर के वो H प्लस को खींच लेगा, वाटर को तोड़ देगा बेसिकली, एंड फिर भी एनवायरनमेंट में H पर रिलीज हो जाएगा। एसिडिफाइड वाटर तब भी होना है एनवायरनमेंट वो। तो चाहे थोड़ा सा आप बेस ले लें या सीधे सीधे एसिड ले लें, दोनों ही केसेस में एसिडिफाइड वाटर होगा। इसलिए ट्रेसेस ऑफ एसिड स्लैश बेस यहाँ पे लिखा गया है। सेकेंड मेथड जहाँ पे हाईली प्योर 99.9% से ज़्यादा डाईहाइड्रोजन ऑब्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बैरियम हाइड्रोजन सोल्यूशन बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स। तो सबसे पहले तो इसमें इलेक्ट्रोड कौन से यूज़ हुए हैं ये आपको याद रखना है। इस नाम से आप याद रखते हैं बानी, ये किसी लड़की का नाम मुझे लग रहा है। वाणी इसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, लेकिन देसी भाषा में व को ब बोला जाता है, तो इसलिए बानी भी बोल सकते हैं। तो बैरियम हाइड्रोक्साइड के केस में निकल इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये बेसिकली यहाँ से आपको याद रखना है। एंड इससे हाईली प्योर हाइड्रोजन मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है। पी ब्लॉक चैप्टर की क्लास 12 केमिस्ट्री में आता है, उसमें आप देखेंगे कि हाईली प्योर नाइट्रोजन जब आपको प्रोड्यूस करना होता है उसके लिए भी आप बैरियम इस्तेमाल करते हैं। बैरियम नाइट्राइड बेसिकली वहाँ पे यूज़ होता है, उसको अजाइड भी बोलते हैं। तो बैरियम का ये यूज़ होता ही है प्योर कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में। तो ये आपको एक साथ याद रखना है दोनों चैप्टर्स में, क्योंकि आ रहा है तो याद हो जाएगा, रिपीट हो रहा है ये। अब बैरियम के साथ आपको यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी दिखती होगी कि हाइड्राइड भी तो हो सकता है, उससे भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। तो इसके से साथ आप ना कंफ्यूज कर जाएं, तो इसके लिए आप याद रखिए कि जिंक से भी जब निकाला जा रहा था तो भी हाइड्रोक्साइड से निकाला था, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एंड आगे भी आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एज अ बाई प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहीं भी हाइड्राइड नहीं दिख रहा है आपको। तो बैरियम के साथ हाइड्राइड नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड होगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा ये। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल स्केल पे है एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन विद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ये होता है कार्सनल कैलनर सेल में, एस ब्लॉक चैप्टर में हम देखेंगे। एंड ये कास्टिक सोडा प्रोड्यूस करने के सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन इससे होती है। एंड दिस वी नो फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन दैट एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। थोड़ आ रहा है इसके पीछे, यानी थोड़ा होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, यानी डिक्रीज करता है। तो इससे हमने याद रखा था कि रेडॉक्स रिडक्शन होती है कैथोड पे। एंड दो फेज में रिएक्शन होती है, माइनस से ज़ीरो में जा रहा है क्लोरीन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। हाइड्रोजन में +1 है यहाँ पे हाइड्रोजन की स्टेट, एंड ज़ीरो में जा रही है यानी रिडक्शन हो रही है। तो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस हैपन। एंड ओवरऑल रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें बनेगा बाय द रिलीज ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो दोनों एज अ बाई प्रोडक्ट हमें इसमें देखने को मिलते हैं। लास्ट मेथड इज रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स और कोक एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट यील्ड हाइड्रोजन। तो दो चीज़ें हैं, हाई टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है और कैटलिस्ट भी लगेगा। हमने ये तो जानते ही हैं कि निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजनेशन में भी लगते हैं, तो कैटलिस्ट तो होगा ही। हाई टेम्परेचर इसलिए क्योंकि रिएक्शन यहाँ पे हो रही है फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन। हम जानते हैं कि जब ये बन जाता है इसको तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो इसके बनाने के लिए भी ज़्यादा रिक्वायर होगा ना। तो हाई टेम्परेचर इसलिए यहाँ पे स्टीम यानी वाटर का एडिशन हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स में। ये जनरल रिएक्शन आपको याद रखनी है, वैसे बहुत आसान है इसको याद रखना। ये जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, हाइड्रोकार्बन्स में आप देखेंगे। तो एल्केन्स का जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है उसका यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, विद वाटर टू गिव कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सिन गैस या वाटर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर से बन रही है ना स्टीम से, इसलिए वाटर गैस उसको बोलते हैं। सिन गैस क्यों बोलते हैं हम आगे देखेंगे। तो एल्केन में n टाइम्स कार्बन लिया गया है, तो n टाइम्स ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। मोनोऑक्साइड इसलिए बनेगा क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कंबशन होता है वहाँ बनता है डाइऑक्साइड।
अगर इनकम्प्लीट कंबशन है या फिर वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे मोनोऑक्साइड ही बनेगा। कोक भी बनता है किन केसेस में, ऐसा कब होता है ये हम जो पी ब्लॉक चैप्टर है जहाँ पे कार्बन फैमिली आती है वहाँ देखेंगे। अभी के लिए इतना समझिए आप। तो एन टाइम्स कार्बन है एल्केन में, तो एन टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, इसमें भी एक ही कार्बन है, ये एक चीज़। और दूसरी बात, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के आइटम्स हैं, यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एंड यहाँ प्रोडक्ट्स में भी H2 बन रहा है। तो जो एल्केन में हाइड्रोजन उसको भी H2 में आपको कन्वर्ट करना होगा। 2n+2 यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री है हाइड्रोजन की, H2 की इसकी हाफ होगी यानी n+1 होगी। तो n+1 एल्केन में एंड n हो गए H2 के स्टोइकियोमेट्री वाटर में, तो n+1 + n इज 2n+1, यही आपको प्रोडक्ट में H2 की स्टोइकियोमेट्री दिख रही है। सो दैट्स हाउ यू फाइंड द स्टोइकियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन। एंड CH4 का बेसिक एग्जांपल लेके आगे इसको बताया गया है, ये आप कर सकते हैं आसानी से। दूसरी बात, यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिया गया है इट इज़ निकल, ये आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी यहाँ पे एल्केन्स की प्रिपरेशन हो रही है, वहाँ पे लिखा गया है एक लाइन, निकल स्पेसिफिकली रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजिनेशन। तो इसलिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ना इस रिएक्शन में रिक्वायर्ड, तो इसलिए यहाँ पे निकल कैटलिस्ट होगा, ऐसे आप याद रखेंगे। एंड वहाँ क्यों बोला गया है ये हम वहाँ देखेंगे, इसके लिए अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज कॉल्ड वाटर गैस, क्योंकि वाटर से बनती है। एज दिस मिक्सचर ऑफ CO and H2 इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ना याद रखें तो भी चलेगा, क्यों नहीं, तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है कि कौन से हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, जो मेंशन है वो आपको याद रखना है, मीथेनॉल। इसकी रिएक्शन आगे दिखाई भी गई है कैसे बनता है ये, जहाँ पे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन लिखा गया। तो मिथेनॉल बनाने में सिंथेसिस में उसका यूज होता है, इसलिए इसको सिंथेसिस या सिन गैस बोलते हैं। नाउअडेज सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीवेज, sawdust, scrap wood, newspapers, etc. Process of producing syngas from coal is called coal gasification. तो यहाँ पे सबसे पहले जो हाइड्रोजन से बनी हुई गैस हम देख रहे हैं इट इज़ सिन गैस, एंड कोल से उसको बनाने के बोलेंगे कोल गैसिफिकेशन। तो गैसिफिकेशन से आपको इस चैप्टर में समझना है सिन गैस ही, क्योंकि सबसे पहले यही प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन से जो कॉम्बिनेशन से बनती है उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ, किन्हीं कॉम्बिनेशन के साथ आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि वो सिन गैस सबसे पहले बन रही है। तो गैसिफिकेशन से आप समझेंगे सिन गैस, एंड कोल से बन रही है तो कोल गैसिफिकेशन होगा। दूसरी चीज़ ये कहाँ कहाँ से बन रही है, सीवेज से। सीवेज में आप जानते हैं, नहीं जानते जान जाएंगे, जो अपना क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर है आई थिंक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट दिखाया जाता है। उसमें मोस्टली वाटर होता है, वेस्ट वाटर, वाटर की तो ज़रूरत होती है यहाँ पे, एन टाइम्स वाटर, स्टीम में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, तो सीवेज से बनेगा। सा डस्ट से बन सकता है, स्क्रैप वुड, सीवेज आपने याद रख लिया, बाकी सारे ये एस से स्टार्ट होने तो ऐसे याद हो जाएंगे। और लास्ट में दिया गया न्यूज़पेपर, जो कोक यूज़ होता है, कार्बन ये न्यूज़पेपर से डिराइव कर लिया जाता है, इससे आप याद रख सकते हैं न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिन गैस बनाने में। बेसिकली दिस वी नो फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी कि प्लांट पल्प से बनता है हमारा पेपर, और पेपर में सेलुलोज होता है, सेलुलोज से बना होता है वो। अब सेलुलोज एक हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। हमने पीछे देखा हाइड्रोकार्बन से यहाँ पे बनाई जा रही है स्टीम की रिएक्शन से, तो इससे आप याद रखेंगे न्यूज़पेपर से भी डेफिनेटली बन सकती है अपनी हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे रिएक्शन दी है कि कोल गैसिफिकेशन की, कार्बन सॉलिड, डोंट कंफ्यूज दिस रिएक्शन विद द अबव वन, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के साथ हो रही थी, मीथेन का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व था। कोल या कोक जिसको आप बोल सकते हैं, ये कार्बन सॉलिड होता है, हाइड्रोजन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों रिएक्शंस को आपको मिक्स नहीं करना है। कोल गैसिफिकेशन की ये रिएक्शन है, इसमें कार्बन सॉलिड कोक इन्वॉल्व है, एंड स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है टू प्रोड्यूस द सिन गैस, एंड डेफिनेटली हाइड्रोजन इज अ कंपोनेंट ऑफ विच the production of dihydrogen can be increased by reacting carbon monoxide of the syngas mixture with steam in the presence of iron chromate as a catalyst। तो इससे प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है डाईहाइड्रोजन का, मोनोऑक्साइड इज अगेन रिएक्टेड विद स्टीम
टू प्रोड्यूस डाइऑक्साइड, बेसिकली मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है एंड साइमल्टेनियसली फिर यहाँ पे +1 से 0 वाटर खो जाता है, रिडक्शन। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे रिएक्शन होती है जिसके कार्बन में आता है CaR और क्रोमेट में क्रो आता है स्टार्टिंग में। तो ये दोनों कार और क्रो सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो इससे आप कैटलिस्ट याद हो जाएगा। कौन सा कैटलिस्ट है? क्रोमेट है, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है FeCrO4। एंड दूसरी बात, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस जो बनी थी प्रोडक्ट्स थे उनमें, उनका जो एक प्रोडक्ट है मोनोऑक्साइड, उसको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ पे टू प्रोड्यूस मोर ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए इसको वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। उससे आगे ले जाया जा रहा है, इस रिएक्शन को एक्सटेंड किया जा रहा है। दूसरी बात, ये टेम्परेचर नोटिस कीजिए, ऑलमोस्ट आधा हो जा रहा है इस केस में एज़ कम्पेयर टू कोल गैसिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे कैटलिस्ट आ गया है आयरन क्रोमेट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस से रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, ये हम जानते हैं। तो कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन को एक्सटेंड करने में, उसको प्रोड्यूस करने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का यूज़ क्या होता है, क्या किस काम आती है। कोल गैसिफिकेशन से अगर हमको इंक्रीज कर रहा है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, तो उसके यूज़ में आती है। CO2 इज़ रिमूव्ड बाय स्क्रबिंग विद सोडियम आर्सेनाइट सॉल्यूशन। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया सोडियम आर्सेनाइट का। एंड सोडियम का ये ऑक्साइड दिखाई दे रहा है आपको, आप जानते हैं, ये आपको पता होगा कि मेटल्स के ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं एंड नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स यूजुअली एसिडिक होते हैं। तो ये बेसिक होगा सोडियम आर्सेनाइट। एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है एसिडिक, तो एसिडिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए CO2 को हमारे पास बेसिक कोई ऑक्साइड चाहिए जो कि सोडियम आर्सेनाइट होता है, इसलिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है स्क्रबिंग के लिए। एंड सोडियम ही क्यों होता है ये आप स्क्रबिंग से याद रखते हैं, एस से स्क्रबिंग, एस से सोडियम आर्सेनाइट यूज़ होता है। नाउ कौन से मेथड से कितने % हाइड्रोजन बनाया जाता है ये बताया गया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इस प्रिपरेशन का। प्रेजेंटली 77% यानी ऑलमोस्ट 80% मेजर पोर्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल डाइहाइड्रोजन कमर्शियल स्केल पे प्रोड्यूस बाय पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि पेट्रोल से जुड़े जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेट्रोल ही बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, उससे मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन इंडस्ट्रियल स्केल के बनाया जाता है। उसके बाद कोल है, यानी कोक, दो दिए थे ना यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स और कोक जो लास्ट में था मेथड। तो कोल से बनाया जा रहा है 18%। तो ये दोनों एक साथ आप मान सकते हैं, 77 को आप ऑलमोस्ट 80 मान सकते हैं। 80 पेट्रोकेमिकल्स यानी हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद 18 कोल यानी कोक से। अब ये देखिए पेट्रोकेमिकल्स में आ रहा है P, और P से ही आप प्राइम याद रख सकते हैं, यानी प्राइम सोर्स जो होते हैं डाइहाइड्रोजन का इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करने के, वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोल P से प्राइम, P से पेट्रो, आपको याद हो जाएगा। और दूसरा 18 के बाद 80 के बाद 18 आएगा, उसके बाद कोल आएगा। ये आपको इसके साथ लर्न करना है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के साथ कोक था यहाँ पे, यानी पेट्रोल के साथ कोक होगा न कि और कोई दूसरा। तो 18 होगा कोल पे। उसके बाद बाकी बहुत कम % है, 4% है इलेक्ट्रोलिसिस की, एग्जैक्ट याद नहीं करनी है आपको। एक्वस सॉल्यूशन से इतना याद रखिए कि एक्वस सॉल्यूशन बैरियम हाइड्रोक्साइड से बनाए रहे थे ना हम, उससे प्योर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। और कुछ भी चीज़ अगर आपको प्योर चाहिए तो वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। तो ये 4% एग्जैक्टली यही याद रखना है आपको। वैसे याद रख सकते हैं, प्योर जो वर्ड है उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसे आप याद रखें। 4% इलेक्ट्रोलिसिस से एक्वस सॉल्यूशन से बैरियम हाइड्रोक्साइड से प्रोड्यूस होगा। 1% फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी बाकी जितने भी सोर्सेज हैं हमने पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं उन सब से 1%। मेनली हमें ऊपर के 3 ही याद रखने हैं। आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे अलग अलग टाइप की प्रिपरेशंस की % क्या होगी, ये आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइहाइड्रोजन, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस पे आएंगे। डाइहाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कंबस्टिबल गैस। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं वाटर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन वाटर से ही ली जाती है, ओशियंस में जो होती है। एंड
एक चीज़ यहाँ पे ये है कि वाटर कलरलेस होता है, ये आप जानते हैं, ऑर्डरलेस भी होता है और टेस्टलेस भी होता है। अब आप बोलेंगे कि ओशियंस में जो वाटर होता है उसका तो कलर नीला होता है। जी नहीं, वो वाटर का कलर नहीं होता। ओशियंस में बहुत सारे साल्ट्स घुले होते हैं वाटर में, वो कलर इम्पार्ट करते हैं वाटर पे। वाटर इटसेल्फ अगर आप न्यूट्रल वाटर लें तो उसका कोई भी कलर नहीं होता। H2O का कलरलेस होता है, ना ही उसको सूंघा जा सकता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट भी उसका कुछ नहीं होता। कुछ मीठा नमकीन आप मिला दे वाटर में तो उसका टेस्ट आता है, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता। और कंबस्टिबल गैस होती है ये तो मेन चीज़ है हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन इकोनॉमी में हम इसी का तो इस्तेमाल करते हैं कि पर यूनिट मास जब हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उसमें रिलीज होती है और पॉल्यूशन सबसे कम होता है। तो कंबशन हाइड्रोजन का तो इसकी मेन प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से फ्यूचर इस फ्यूल इसको कहा जाता है, तो डेफिनेटली कंबस्टिबल होती है। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके कंबशन के बारे में कि दिखती नहीं है। ऑक्सीजन के कंबशन में तो आपको आग लगी हुई दिखती है, इसके जब आग लग जाती है तो क्योंकि ये कलरलेस होती है ना गैस है, तो इसकी आग भी नहीं देखी जा सकती, तो इसका कंबशन और ख़तरनाक हो जाता है। तो प्रॉपर मेजर्स जहाँ पे होते हैं वहीं इसके कंबशन को यूज़ किया जाता है। इट इज़ लाइटर देन एयर। ऑफ कोर्स एयर में क्या होता है यार, मोस्टली नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर फॉर्म करते हैं दोनों। इन दोनों का ही मोलर मास ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो डेफिनेटली इट इज़ लाइटर देन एयर। इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन में भी देखा था पिछले चैप्टर में। आयोडीन वाटर में इनसॉल्युबल था, दो सिमिलर एटम्स थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल I2, वैसे ही हाइड्रोजन भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये भी इनसॉल्युबल होगा वाटर में। पोलर डिजॉल्व्स पोलर, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, दिस यू मस्ट आल्सो नो। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अब बात कर लेते हैं। द केमिकल बिहेवियर ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड फॉर दैट मैटर एनी मॉलिक्यूल डिटरमाइंड मेनली बाय द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर ये ज़्यादा होगी तो केमिकली इनर्ट होगा, वो टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्ट कहाँ से करेगा, कम होगी तभी रिएक्टिव हो पाएगा। H bond dissociation enthalpy is highest for two atoms between any element। सेम एलिमेंट अगर कंबाइन करें, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करें, तो हाईएस्ट होगी हाइड्रोजन के लिए, केमिकल बॉन्डिंग में भी देख चुके हैं, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, रिलेटिवली इनर्ट होता है ये रूम टेम्परेचर पे। डिसोशिएशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू ओनली 0.081% अराउंड 2000 केल्विन। तो रूम टेम्परेचर तो भूल जाइए, 2000 केल्विन पे अगर इसको लेके जाएं टेम्परेचर पे, तब भी 0.081% होगी, यानी 0.1% भी इसकी डिसोसिएशन नहीं हो रही है। ये कितनी लो रिएक्टिविटी है वो दिखा रहा है। ये परसेंटेज आपको याद नहीं रखनी है, इतना याद रख सकते हैं कि 1% भी डिसोसिएशन नहीं होगा इवन 2000 केल्विन पे, विच इंक्रीज टू 95.5% एट 5000 केल्विन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सन का टेम्परेचर अराउंड इसके अराउंड ही होता है, 5 से 7 8 केल्विन के अराउंड, इसलिए ही वहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है हाइड्रोजन की, एटॉमिक फॉर्म में टूट पाता है। तो मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन 95.5%, यानी आपको 90 से ऊपर इसको मान सकते हैं कि रिएक्टिव होता है एट दिस मच टेम्परेचर 5000 केल्विन। एंड सन स्टार्ट होता है एस से, जिसकी शेप होती है 5 के जैसी, तो 5000 केल्विन ही आप वैसे याद रखेंगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोजन का H2 का इनटू इट्स एटॉमिक फॉर्म। आल्सो इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये तो हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया, रूम टेम्परेचर छोड़िए 2000 केल्विन तक भी इनर्ट इसको मान सकते हैं। दस एटमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट हाई टेम्परेचर इन इलेक्ट्रिक आर्क अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रिक आर्क तो हमें यहाँ पे समझ में आता है, ये हम आगे भी देखेंगे वैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर में। ऊपर आसमान में जब बिजली कड़कती है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, तो जो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होनी होती है इसलिए वहाँ पे हो पाती हैं। यानी आर्क बिजली जब बनती है तो हाई टेम्परेचर वहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रिक आर्क से भी यहाँ पे आर्टिफिशियली नीचे भी ह्यूमंस के द्वारा हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक आर्क तो इसलिए होगी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए एटॉमिक फॉर्म में। अल्ट्रावायलेट क्यों लिखा है यहाँ पे, विजिबल लाइट क्यों नहीं लिखा गया, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि
कि कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए यूजुअली हम एच न्यू लिखते हैं ना उस पर, अगर लाइट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होनी थी तो विजिबल लाइट रहते हैं एच न्यू, कहीं भी अल्ट्रा वायलेट नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन से पहले आता है। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लर्न किया था। ये स्पेक्ट्रल एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये जो हमारी स्पेक्ट्रल सीरीज होती है, ये कैसे याद रखते हैं, जहाँ पे डिफरेंट बैंड विड्थ होती हैं फ्रीक्वेंसीज़ की, तो अल्ट्रा वायलेट पहले आता है और हमारा लाइट रीजन बाद में आता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में। यानी वेवलेंथ कम होती है अल्ट्रा वायलेट की तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट है ना कि विजिबल लाइट। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, टू प्रोड्यूस एटॉमिक हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम ऑलरेडी जानते हैं, इट कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स। 3 तरीक़ों से इसका कॉम्बिनेशन होता है, नीचे बताया गया है। बाई लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक ही है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है H2 में, हाइड्रोजन एटम के अंदर H2 के अंदर 2 हो गए। तो 3 ही पॉसिबल तरीके होते हैं भाई, एक कोई भी कंपाउंड बनाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड होते हैं मेनली, कोऑर्डिनेट तो दिया भी नहीं गया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो पहला और दूसरा तरीका, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आयनिक बॉन्ड बनाता है, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो दोनों ही टाइप के बॉन्ड जो कि पॉसिबल है हमारी केमिस्ट्री की बुक्स में ये बना रहा है, इसलिए इसके बारे में बताया गया है। इट कंबाइंस विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स। जो कोवलेंट्स बॉन्ड बनाते हैं वो माना जाता है कि यूजुअली नॉन मेटल्स बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स यूजुअली मेटल्स बनाते हैं। ये क्योंकि दोनों बना रहा है इसलिए बोला जाए कि ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स से ये कंबाइन करता है। नाउ दिस स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर टू यू। अब इसकी केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं केमिकल नेचर को इंडिकेट करने के लिए।